नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम ईसीसी की नेक्स्ट यूनिट पर चल रहे थे, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके अंदर हमने शिक्षा मनोविज्ञान को देख लिया था और उससे रिलेटेड चीज़ें हम थ्योरीज कर रहे थे। तो एल्वेडेड थॉर्नडाइक की हमने थ्योरी कर ली थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एसआर थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं। सेकंड थ्योरी अपने स्टार्ट करनी थी पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको अपने बोलते हैं, वो थ्योरी अपने स्टार्ट करनी थी। अधिगम के नियम भी अपन कर लिए थे। पहला नियम इसके अंदर बताया था, थॉर्नडाइक ने बताया था कनेक्शनिज्म की जो अपने थ्योरी की थी उसके अंदर बताया था कि अधिगम दो चीजों के बीच में, लर्निंग प्रोसेस जो है दोनों के बीच में, कनेक्शनिज्म की थ्योरी हमने की थी कि दोनों के बीच में संबंध होता है, कितना स्टिमुलस रहेगा और कितना उस बेस के ऊपर रिस्पॉन्ड आता है। इस बेस के ऊपर थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दी थी और उसके अंदर थॉर्नडाइक ने तीन मेन नियम बताए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और थर्ड था हमारा प्रभाव का नियम, कि ये तीनों नियम साथ में काम करते हैं। किसी चीज के लिए आप तैयार हो, किसी चीज का आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये चीजें हमने इसके अंदर तीनों नियमों के अंदर देखी थी और बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैथ के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी रहता है। बताया था कि शिक्षा में इसकी क्या उपादेयता है, तो अभ्यास और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है, सकारात्मक परिणाम देने वाली गतिविधियां और कक्षा में पुरस्कार और प्रशंसा का एनफोर्समेंट अगर दिया जाता है तो एक्टिविटी, जो लर्निंग की एक्टिविटी है, वो ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। इस चीज को हमने डिटेल में देख लिया था। दूसरी थ्योरी अपन कर रहे थे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत। अलग अलग नाम इसके आते हैं। मेनली हमारे को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इंग्लिश के अंदर एक ही नाम आएगा, तो इस नाम को हमें याद रखना है। इवान पावलो इसके प्रस्तुतकर्ता थे। उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। बताया था आपको, घंटी और भोजन को इन्होंने कनेक्ट करके कंडीशन के बेस के ऊपर, कंडीशन में शर्त के बेस के ऊपर कनेक्ट करके लर्निंग प्रोसेस करवाया था कुत्ते को। तो एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। जो कुत्ता था उसकी फूड पाइप को कट करके वहां पर एक पाइप लगा दी गई थी और कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उससे कनेक्ट किया गया था और लार को काउंट करके चीजों का कनेक्शनिज्म बिठाया गया था, चीजों का कनेक्शन बिठाया गया था। तो इसके अंदर क्या किया था, कुत्ते को एक जगह पर खड़ा करके उसको बांध दिया गया और उसकी लार ग्रंथि के द्वारा पाइप कनेक्ट कर दी गई। जैसे ही उसको भोजन दिया जाता तो देखा कि भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक है कंडीशन ये तो, कि भोजन देखना और मुंह में लार आना। लेकिन बाद में क्या किया कि भोजन के साथ साथ घंटी को अटैच कर दिया, कि जैसे ही भोजन दिया जाता घंटी बजती और कुत्ते को भोजन दे दिया जाता, देन घंटी बजती फिर कुत्ते को भोजन दे दिया जाता। बार बार इस चीज को रिपीट किया गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजी, भोजन आए चाहे ना आए, कुत्ते के मुंह में लार आने लग गया। तो उस घंटी के द्वारा सिखाया गया, उस लर्निंग प्रोसेस को सिखाया गया कि घंटी बजते ही मुंह में उसकी लार आना। तो चीज को देखते ही, अब शर्त क्या, घंटी, घंटी को देख के ला, भोजन तो आएगा लेकिन भोजन को देख के लानी। जैसे ही घंटी उसके साथ कनेक्ट होगी, एक शर्त के रूप में घंटी को कनेक्ट कर दिया, तो वो चीजें दिखने लगी। जैसे स्कूल में हम देखते हैं, जैसे ही रिसेस का बेल होता है तो भूख लगने लग जाती है, तो वो घंटी के साथ कनेक्ट है। जैसे ही बेल बजी, क्लास से सब बाहर आ गए कि भाई ऑफ हो गया, टाइम का वहां वैल्यू नहीं करता, वो घंटी के साथ कनेक्ट हो गए। तो उसी तरह शास्त्रीय अनुबंधन भी कहता है कि शर्त के साथ कनेक्ट हो जाना और उस शर्त के अकॉर्डिंग ही, जैसे किसी मेस में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो जब खाने की घंटी बज जाती है, बेल बज जाती है, तो सभी को इंस्ट्रक्शन बोलने की जरूरत नहीं होती, नेचुरली एक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि अभी मेस में खाना खाने जाना है। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, उस कंडीशन के साथ में। तो यही, ये जो सिद्धांत है, ये इसी कंडीशन को हमें बताएगा। तो अधिगम नए उत्तेजनाओं को पहले से सीखी गई प्रतिक्रियाओं के साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। लर्निंग क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो नई उत्तेजनाएं हैं, नया स्टिमुलस है, उसको पहले से सीखी गई प्रतिक्रिया, पहले से सीखी गई क्रिया क्या थी कि भोजन, और उसको देख के हमारा लार का आना। ये पहले से सीखी हुई प्रतिक्रिया है कि हम भोजन देखेंगे तो मुंह में पानी आएगा, भूख लगी है तो हम भोजन को देख के हमारे मुंह में पानी आएगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इसके साथ नई उत्तेजना को, कौन सी को जोड़ा, घंटी को, उस घंटी को जोड़ दिया गया। तो जब किसी नई उत्तेजना, नई उत्तेजना वो बार बार प्राकृतिक उत्तेजना के साथ, एक नई उत्तेजना है, नई उत्तेजना यहाँ पर घंटी, और बार बार प्राकृतिक उत्तेजना मतलब
लार और भोजन, ये एक प्राकृतिक है के साथ प्रस्तुत किया जाए तो अंततः नया उत्तेजना भी वही प्रतिक्रिया करता है, घंटी ने भी वही प्रोसेस किया जो उस भोजन ने किया। तो जो नया उत्तेजना है वो भी वही प्रतिक्रिया उत्पन्न करने लग जाता है जो एक नेचुरल जो उत्तेजना है, नेचुरल जो स्टिमुलस है वो क्रिएट करता है। तो इस बेस के ऊपर क्या है कि एक नई उत्तेजना घंटी, प्राकृतिक उत्तेजना भोजन, भोजन को देखकर लार का आना। अब इसको बार बार प्रस्तुत किया गया, बार बार चीजों को कनेक्ट किया गया, तो एक नई उत्तेजना भी वही प्रतिक्रिया, घंटी ने भी अब वही रिस्पॉन्ड किया, घंटी से भी वही रिस्पॉन्स मिला जो भोजन को देखकर रिस्पॉन्स आता था। घंटी भोजन की जगह रिप्लेस करके उसके साथ कनेक्ट कर दी गई। तो घंटी को देखकर ही, घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आना, तो नया जो था प्रोसेस वो भी उसके साथ कनेक्ट हो गया। जैसे घंटी तटस्थ उत्तेजना, भोजन प्राकृतिक उत्तेजना, लार भी प्राकृतिक प्रतिक्रिया। देखो एक टर्म आती है अनकंडीशनल और एक आती है कंडीशनल। ये है अनकंडीशनल, ये है कंडीशनल। अब देखो दो चीजें अगर आ रही हैं, एक तो कंडीशनल मतलब शर्त के सहित, और एक अनकंडीशनल बिना शर्त के। बिना शर्त के लार आना मतलब भोजन को देखकर लार आना, अब शर्त के सहित लार आना, घंटी के बजते ही मुंह में लार आना। इन दो चीजों को अपने माइंड में अलग अलग सेट करना है हमें कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी शर्त को हम साथ में जोड़ देते हैं, जब किसी कंडीशन को हम साथ में जोड़ देते हैं, तो बार बार अगर उसको रिपीट किया जाए, बार बार उसको दोहराया जाए, तो वो जो शर्त है वही काम करती है जो एक नेचुरल चीज काम करती है। तो यहाँ पर भोजन को देखकर लार आना, उसने, घंटी ने वही काम किया जो भोजन काम कर रहा था। जैसे ही भोजन को देखकर लार आती थी तो घंटी को बार बार उसके साथ कनेक्ट किया गया, तो अब घंटी को सुनते ही मुंह में कुत्ते के लार आ रही है। तो ये होता है हमारा परंपरागत, ये होता है जिसको हम शास्त्रीय अनुबंधन बोलते हैं। अनुबंधन मतलब कंडीशन, शर्त। कुछ समय बाद केवल घंटी बजाई गई और लार आ गई, क्योंकि वो कनेक्ट हो गया उस चीज से, वो भोजन के साथ कनेक्ट हो गई है घंटी। अब घंटी बजते ही लार का आना। जैसे ही आपको बताया किसी हॉस्टल के अंदर अपन रहते हैं तो वहां पर मैस का घंटी बजते ही सब बच्चों का मैस में पहुंच जाना, तो वहां पर अनाउंस तो नहीं किया गया ना कि बार बार की, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब ये प्रोसेस किया गया तो बताया गया कि जैसे ही घंटी बजेगी आप सभी को मैस के अंदर पहुंचना है। बार बार इस चीज को रिपीट किया गया, बार बार उस चीज के साथ उसको कनेक्ट किया गया। तो अभी जैसे ही घंटी बजती है, विदाउट इंफॉर्मेशन, बिना किसी के कहने पर, स्वतः ही सारे के सारे बच्चे मैस के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो कहलाता है कंडीशनल लर्निंग। शास्त्रीय अनुबंधन जिसको हम बोलते हैं, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ये लर्निंग का परंपरागत थ्योरी है। शिक्षा में इसका क्या, अच्छी आदतों के निर्माण के लिए, भय चिंता जैसी नकारात्मक प्रक्रियाओं का, प्रतिक्रियाओं का निवारण करने के लिए। देखो एजुकेशन में इसका क्या रोल रहता है, अच्छी आदतों का निर्माण करना है, तो कुछ शर्तों के द्वारा हम अच्छी आदत, अगर ये काम ऐसा होगा तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, इन चीजों के द्वारा हम इन चीजों का निर्माण कर सकते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण करना, अगर किसी चीज से डर लगता है तो उसके साथ किसी कंडीशन को अप्लाई करके उस डर को, उस नकारात्मक विचारों को निकाला जा सकता है। पुरस्कार और दंड का सही प्रयोग किया जाता है, और बच्चों में अनुशासन का विकास किया जाता है। जैसे ही हाफ रिसेस का बेल लगा, बच्चे भोजन के लिए बाहर गए, लेकिन दोबारा बेल लगा तो सभी क्लास के अंदर आ गए। स्टार्टिंग में बताया गया कि अगर दोबारा बेल लगता है तो आपको क्लास के अंदर आना है, तो उस बेस के ऊपर सभी बच्चे अपनी क्लास के अंदर, बार बार वो चीजें रिपीट की गई तो सभी बच्चे अपनी क्लास के अंदर विद डिसिप्लिन अपने आप ही वहां पर प्रेजेंट हो गए। तो अनुशासन को भी इन्हीं अनुबंधन से हम सिखा सकते हैं, मतलब किसी भी शर्त को साथ में कनेक्ट करके चीजों को इजीली सिखाया जा सकता है। ये थ्योरी ये बात कहती है। नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं, ऑपरेशनल कंडीशनल सिद्धांत। बीएफ स्किनर ने दिया। बीएफ स्किनर, इन्होंने चूहे और कबूतरों पर भी प्रयोग किए थे, ओनली चूहों पर नहीं किए थे, इन्होंने कबूतरों पर भी प्रयोग किए थे। ये कहते थे कि मुख्य प्रयास और त्रुटि से नहीं बल्कि व्यवहार के परिणाम होते, अधिगम प्रयास और त्रुटि से नहीं बल्कि व्यवहार के परिणामों से होता है। मतलब बार बार गलतियां करने पर ओनली नहीं सीखते, लेकिन गलतियां करने के बाद उसके रिजल्ट से हम सीखते हैं। मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पुनर्बलन की। यहाँ पर पुनर्बलन की बात हो रही है, रेनफोर्समेंट की बात हो रही है कि जो हमें लास्ट में रिजल्ट के बाद इनाम दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उस चीज से हम सीखते हैं। बार बार प्रयास करने से हम नहीं सीखते, ये थ्योरी ये कहती है। पहली थ्योरी हमने थॉर्नडाइक की देखी थी ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, बार बार प्रयास करो, एक बार में आप प्रयास करते करते उसके अंदर पारंगत हो जाओगे, वो थ्योरी ये कहती थी।
लेकिन ये कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमने प्रयास करना है, लेकिन उसके बाद जो हमें रेनफोर्समेंट मिलेगा, जो हमें पुनर्बलन मिलेगा, उससे हम बेहतर सीखते हैं। यदि किसी क्रिया के बाद सकारात्मक परिणाम मिलता है, आपने 3 थ्योरीज की थी। पीएफ स्किनर के सिद्धांत से पहले हमने एक थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा, पहला थ्योरी जो पढ़ा, उसके अंदर 3 मेन नियम थे। अभ्यास का नियम पढ़ा हमने, तत्परता का नियम पढ़ा, और उसके बाद हमने स्पेशली संतोष, जिसको अपने बोलते हैं कि जिससे हमें सकारात्मक संतोष मिले या उपयोगिता मिले, जिसको हम कहते हैं उपयोगिता का नियम भी हम कह सकते हैं। अगर ये चीजें मिले तो इस नियम का जो कनेक्शन है वो, मतलब कह सकते हैं कि जो थॉर्नडाइक का नियम है वही अधिगम के बाकी नियमों का बेस है। ये भी बात मानी जा सकती है कि अभी अभ्यास का नियम था ये, तो अभ्यास का नियम, इसके पीछे का जब हमने पावलोव का नियम किया तो वो भी उससे कनेक्ट हो रहा है ना। तो थॉर्नडाइक के जो 3 नियम दिए हुए हैं, यही सारे के सारे जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनका बेस है। हाँ, वो उन्होंने डिटेल में एक नियम बता दिया, तो इनके छोटे छोटे सब पॉइंट को उठाकर अलग अलग नियम बने हैं। तो स्किनर का सिद्धांत जो क्या कहता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, लेकिन वहां पर अभ्यास करना है, प्रयत्न करना है, लेकिन उसके बाद जो पुनर्बलन मिलेगा, उसके बाद जो रेनफोर्समेंट मिलेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सकारात्मक पुनर्बलन नहीं मिलता, अगर हमें संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता, तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते, हम उस क्रिया को लर्निंग प्रोसेस में नहीं लेकर आते, हम उस क्रिया को नहीं सीखते, हम उस क्रिया का अधिगम ग्रहण नहीं करते। ये सिद्धांत ये बात कहता है कि रेनफोर्समेंट होना ज्यादा जरूरी है। यदि नकारात्मक परिणाम मिले तो वह क्रियाक्रम हो जाती है। जैसे एक प्लग में हाथ लगाया तो उससे करंट आ गया, अब नकारात्मक परिणाम मिला क्योंकि हमें पेन मिला, तो क्या हम दोबारा उस चीज को करेंगे? नहीं करेंगे, हमने उस क्रिया को कम कर दिया, हम उस क्रिया को छोड़ देंगे क्योंकि उससे नकारात्मक। लेकिन अगर कोई ऐसी क्रिया जिससे हमें संतोषजनक, बच्चा बहुत सुंदर वर्क करके गया, मैडम ने बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन दिया, उसको टॉफी चॉकलेट दे दी, नेक्स्ट डे बच्चा फिर अच्छा काम करके आएगा, क्यों? क्योंकि उसे चीज वो मिली है, उससे उसको एप्रिसिएशन मिला, उससे उसकी बढ़ाई हुई, उससे उसकी प्रशंसा हुई। तो अगर किसी चीज से हमें संतोषजनक परिणाम मिलता है और वो परिणाम हमें सेटिस्फाइड करता है, तो हम उस क्रिया को दोहराते हैं। ये सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है? पुनर्बलन। ये सेटिस्फेक्शन क्या कहलाता है? रेनफोर्समेंट। अगर रेनफोर्समेंट मिल रहा है, हमें स्ट्रांगली रेनफोर्समेंट मिलता है, तो हम उस क्रिया को दोहराते हैं, और अगर रेनफोर्समेंट नहीं मिलता तो हम उस क्रिया को छोड़ देते हैं। इसके अंदर क्या है? सकारात्मक प्रोत्साहन। पहला है कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलना चाहिए, अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार, अच्छे अंक लाने पर जैसे प्रशंसा मिलती है। तो अभी वही बताया कि बहुत अच्छा काम किया तो मैडम ने एप्रिसिएशन दिया, प्रशंसा की हमारी, तो अच्छा काम करने पर पुरस्कार का मिलना इस सिद्धांत का कहता है कि अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमें रेनफोर्समेंट मिलेगा, अच्छी चीजें मिलेंगी, तो हम उस काम को और ज्यादा अच्छे से करेंगे और उस काम में पारंगत हो जाएंगे। दूसरा, नकारात्मक प्रोत्साहन, अवांछनीय स्थिति को हटाना, होमवर्क पूरा न करने पर अतिरिक्त काम देना, अवांछनीय स्थिति को हटा देना। मतलब जो चीज, जैसे वही करंट आया, करंट लगने पर वो चीज अवांछनीय थी, हमें पसंद नहीं थी क्योंकि उससे हमें पेन हुआ, तो हमने उस चीज को करना छोड़ दिया, हम ये काम नहीं करेंगे। ऐसी कोई चीज है जिससे हमें दंड मिल रहा है तो हम वो काम स्वतः ही छोड़ देंगे। तो ऐसी चीजों को हटाया भी जा सकता है इस सिद्धांत से। और दंड, गलत व्यवहार करने पर सजा देना जिससे वह व्यवहार कम हो जाए। अगर व्यक्ति होमवर्क पूरा नहीं करके आया, अगर कोई काम ऐसा हो गया जो वो गलत था और उसने वो किया और उसके बदले में उसको दंड मिला, तो पुनर्बलन से मतलब है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पुनर्बलन। तो सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, सकारात्मक रेनफोर्समेंट मिलता है तो चीजें हम जल्दी सीख जाते हैं और उन चीजों को आगे कैरी ऑन करते हैं। और अगर नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, हमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, तो हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, हम करना बंद कर देते हैं। जैसे वही करंट अगर आ रहा है तो उस चीज को हम छोड़ देंगे, वो वापिस उसको हम टच नहीं करेंगे। शिक्षा में इसका क्या महत्व है? तो पुरस्कार और प्रोत्साहन द्वारा शिक्षा को प्रभावी बनाया जा सकता है, अनुशासन बनाए रखने में सहायक। अगर अनुशासन नहीं बना रहे तो नकारात्मक पुनर्बलन देंगे, अनुशासन बनाया जा रहा है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन देकर एप्रिसिएशन दे देंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का इस अधिगम से ध्यान भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका थ्योरी रहता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसको अपने बोलते हैं कॉग्निटिव जो थ्योरी है हमारा, जीन प्याजे जिससे रिलेट करते हैं, जीन प्याजे की थ्योरी है। काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास जिसको हमने बोलते हैं, जीन प्याजे थे। मुख्य विचार क्या है कि अधिगम केवल उत्तेजना प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है,
स्टिमुलस और रिस्पोंड, हमने ये चीजें पढ़ी, थॉर्नडाइक के पास पढ़ी। एक और चीज पढ़ ली स्किनर के पास हमने, एक और सी पढ़ लिया हमने पावलव के पास। 3 थ्योरी पढ़ी अभी तक हमने। पहली थ्योरी के अंदर हमने देखा स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स था, ठीक। इसके अंदर था कि रेनफोर्समेंट था, इसके अंदर हमने पढ़ा कि कंडीशन थी। ये 3 थ्योरी हमने पढ़ी, तो तीनों अलग अलग अपने माइंड में उन चीजों को सेट कर लेना। लेकिन जीन प्याजे इन तीनों थ्योरी को कनेक्ट करके एक और थ्योरी देते हैं जिसको हमने बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का। तो थॉर्नडाइक ध्यान रखना, SR स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड है, लेकिन स्किनर साथ में कहते हैं कि रेनफोर्समेंट भी है, पुनर्बलन भी है। पावलव के पास आते हैं तो पावलव कहते हैं कि कंडीशन है, शर्त है। शास्त्रीय अनुबंधन शर्त पर काम करता है कि अगर कोई शर्त रखी जाए उस शर्त के साथ कनेक्ट करके हम चीजों को सिखा सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि अधिगम केवल उत्तेजना प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि किसका परिणाम है? कॉग्निटिव का, संज्ञान का, बल्कि सोचने, समझने और जानकारी को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। कि हम किसी चीज को देखते हैं, उस चीज के बारे में विचार करेंगे, उसको सोचेंगे, उस चीज को समझेंगे, फिर उसके प्रति बिहेव करेंगे कि वो चीज क्या है, कैसे है और क्यों है। तो मतलब इन चीजों को जब हम सोचते हैं तो मतलब संज्ञानात्मक विकास कर रहे हैं। संज्ञान क्या होता है? जैसे अब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जाति का नाम, तो मतलब उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम, उस चीज को आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं कि ये इस व्यक्ति का नाम है, ये इस वस्तु का नाम है, ये इस कैटेगरी का नाम है, तो हम उन चीजों को अच्छी तरह जानते हैं। तो वो था संज्ञा। उसी संज्ञा से ये शब्द बना संज्ञान। तो संज्ञान में भी क्या किया जाता है कि किसी चीज को व्यक्ति सोचेगा, देन उसको समझेगा और उसकी जानकारी को व्यवस्थित करने का एक प्रोसेस है। हमारे माइंड में वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वो एकदम फिट हो जाएगा कि किसी चीज को हम देखकर पहचान रहे हैं, सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये चीज क्या है। जैसे एक बच्चा है, उसको बताया गया कि एक एनिमल है जिसकी 4 टांगे होती हैं, एक नाक, वो ऐसा एनिमल डॉग के बेस के ऊपर बताया, ठीक है, कि 4 टांगे हैं, एक पूंछ होगी, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं। अब बच्चे के सामने बिल्ली आ गई, तो बच्चे ने कहा उसी टाइम, क्योंकि बच्चे ने अभी उस चीज को देखा नहीं था, सिर्फ उसको बताया गया ओरल कि ऐसा ऐसा एक जानवर होता है, वो इस तरह होता है। तो जैसे ही बिल्ली को देखा उसने कहा कि ये डॉग है, ये कुत्ता है। लेकिन उसको समझाया गया कि नहीं, जो डॉग होता है उसका बार्किंग ये होता है और जो बिल्ली है उसका साउंड अलग अलग होता है। तो उन चीजों के द्वारा उसने उन चीजों को रिपीट किया, वापस देखा, उसने साउंड को पहचाना, तो उसने उस चीज को सोचा, देन उस चीज को समझा, देन उस पैटर्न को अपने माइंड के अंदर सेट किया, और उस पैटर्न के बाद जो प्रोसेस उसने किया वो कहलाया हमारा संज्ञान। और जीन प्याजे इसी संज्ञानात्मक थ्योरी के ऊपर काम करते हैं कि हम चीजों को तब तक ग्रहण नहीं कर पाते जब तक हम चीज को सोचते नहीं, समझते नहीं, और उस सोच समझ को अपने माइंड के अंदर एक सिस्टम वाइज सेट नहीं करते। तब तक हम चीजों का लर्निंग प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक हम चीजों को इन प्रोसेस से क्रॉस नहीं करवाते। विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। कि स्टूडेंट सिर्फ किताबी ज्ञान के अंदर नहीं है, वो उस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है पहले उसको सोचेगा, समझेगा, क्रिएट करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करेगा, देन उससे जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ वो है अधिगम। जीन प्याजे इस कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चलते थे। इससे पहले का जो हमने पढ़ा, फिर से रिपीट करती हूँ, इससे पहले जो हमने पढ़ा था 3 चीजें पढ़ी, SR स्टिमुलस और रिस्पोंड, सीधा सीधा हमारे को थॉर्नडाइक ने बता दिया। उसके अंदर हमने एक और R ऐड किया, तो स्किनर के पास आगे वो रेनफोर्समेंट को, पुनर्बलन को बता दिया। उसके अंदर हमने C ऐड किया, कंडीशन को ऐड किया, तो हमने पावलोव का थ्योरी कर ली। तो तीनों थ्योरी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पोंड एंड रेनफोर्समेंट थ्योरी, और लास्ट हमने जो पढ़ी वो है कंडीशनल थ्योरी। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रेतन एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको अपने बोलते हैं प्रेतन एंड भूल सिद्धांत, इन तीनों स्टोरी को अलग अलग रखना। ये जो थ्योरीज हैं इसका संज्ञान से अलग ही कॉन्सेप्ट रहता है। संज्ञान क्या कहता है? संज्ञान कहता है कि स्टिमुलस, रिस्पोंड, रेनफोर्समेंट, कंडीशन, ये चीजें हैं, लेकिन इन चीजों के बाद कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं कि उस चीज को हम सोचेंगे, मनन करेंगे उसके ऊपर, उस चीज को समझेंगे, फिर उसको व्यवहार के अंदर अपने अप्लाई करेंगे, तब वो काम करेगी। अननेसेसरी लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए कि 11 वर्ष से ऊपर तक आते थे बच्चा 4 स्टेप के अंदर सीखता है। पहला उसने अवस्था बताई, पहली अवस्था बताई संवेदी गतिक अवस्था, जिसको बोलते हैं इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों द्वारा सीखना। कितने 2 साल तक का बच्चा है, अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखेगा, शारीरिक गति, हाथ मूवमेंट करना,
अपने शरीर की गतिविधियां करना, हाथ पैर चलाना, उन चीजों के द्वारा वो सीखता है। उसे दूध चाहिए तो वो किस तरह की आवाज निकाले, उसे कोई चीज पकड़नी है तो वो किस तरह पकड़ेगा। तो इन गतिविधियों के द्वारा ही बालक सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज जिसको अपने बोलते हैं कि सेंस के द्वारा, ओनली सेंसर जो है उनके द्वारा बालक एक्टिविटी करता है और उन एक्टिविटी के बेस के ऊपर ही बालक सीखता है। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको बोलते हैं। इसके अंदर बालक की भाषा का विकास होता है, क्योंकि देखो 7 साल तक का बालक आते आते लैंग्वेज को समझना सीख जाएगा कि क्या बोलना है, मैंने क्या कहना है, चीज को बोलकर बताना सीख जाएगा। इसके अंदर कल्पनाशील सोच होती है। बच्चा जो होगा फेरी टेल की कहानियों में, स्पाइडरमैन की कहानियों में अलग एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहता है और उन चीजों को सच मानता है बालक इस अवस्था के अंदर। तो कल्पनाशीलता उसके अंदर ज्यादा होती है। वो चांद को, तारों को इस तरह देख के और उन चीजों के प्रति इमेजिनेशन करता है कि चांद के अंदर इस स्टोरी सुनाई जाती है कि वहां पर कोई है और इस तरह का प्रोसेस कर रहा है। तो कल्पनाशीलता बालक के अंदर ज्यादा रहती है और उन चीजों पर वो बिलीव भी करता है। और भाषा का विकास हो जाता है तो मतलब वो बोलकर अपनी बात को समझाने लग जाता है। तीसरी अवस्था ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। अब बालक 11 साल का हो गया तो चीजों का चिंतन करने लग जाता है, सही और गलत के बारे में पूछने लग जाता है। उसकी क्वेरी बढ़ जाती है कि ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों है, इस चीज की क्वेरी बढ़ने लग जाती है बालक की। और लास्ट स्टेज आती है जो औपचारिक संक्रियात्मक पूर्व, 11 वर्ष के बाद जितनी भी एज बच्चा जी रहा है तो जटिल और अमूर्त विचारों का, जैसे हम इस स्टेज के अंदर भी आ जाते हैं। अमूर्त विचारे जो चीज नहीं दिखाई दे रही उनके बारे में इमेजिनेशन। अगर आपको बताया जा रहा है कि वो पर्सन ऐसा था, वो पर्सन ऐसा था, किसी की जीवनी बताई जा रही है, उसके बारे में बताया, तो वो चीजों को अमूर्त रूप में भी हम समझ सकते हैं। जैसे साइंस के प्रैक्टिकल करवाए तो बताया गया आपको, किसी चीज के बारे में ज्योग्राफी बता रहे हैं तो अर्थ हमारी पूरी गोल है, पूरी अर्थ को तो हमने नहीं देखा, एक ग्लोब दिखा दिया गया कि ये हमारी पूरी अर्थ है। तो हम अमूर्त विचारों के द्वारा, मूर्त और अमूर्त दोनों विचारों के द्वारा ही एक उसका छोटा प्रारूप दिखा के हम बड़ी चीजों की कल्पना करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर देखो कल्पनाशीलता अलग है और ये जो कल्पनाशीलता है ये अलग है। ये तार्किक है, चीजों को समझने के लिए है, लेकिन वो तार्किक नहीं है। वो जो चीजें देखी, इमेजिनेशन की, वो उसके अंदर ही बच्चा डूब गया। फेरी टेल, क्या परियां सच में देखी हुई हैं तो, लेकिन बच्चा उन चीजों को मानते हैं। जैसे सेंटा आएगा वो चीजें देकर जाएगा, तो क्या बच्चे ने देखा हुआ, नहीं देखा, लेकिन फिर भी उन चीजों को मानता है बच्चा। वो कल्पनाशीलता अलग है। ये कल्पनाशीलता अमूर्त विचारों की है जिसके अंदर क्या तर्क से रिलेटेड है, चीजों की वास्तविकता से रिलेटेड है कि सही क्या है, गलत है। उन मूर्त विचारों को बालक पहचानता है। मूर्त विचार कौन से, जो सामने है। यहाँ पर मूर्त विचार स्टार्ट हो जाते हैं, जो चीज सामने है बालक उनको सीख रहा है, समझ रहा है। और यहाँ पर इसके आगे आते ही 11 साल के बाद अमूर्त विचारों को, जैसे मैथ के अंदर माना कि इसकी वैल्यू x है तो बालक मानेगा, वहां पर आर्ग्यू नहीं करेगा कि उस x के मानने से वो पूरा सोल्यूशन निकाल पा रहा है। अब वो अमूर्त विचार है कि इसकी वैल्यू इतनी है और इसके द्वारा ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, तो वो अमूर्त विचारों के अंदर आ गया। अब x है, बच्चे को सिखा दिया, बच्चे ने रट्टा लगा लिया, यहां तक ये था। यहां पर चीजों को साइंटिफिकली बच्चा समझता है, चीजों को तार्किक रूप में सीखता है। बच्चा सही गलत की पहचान करके सीखता है। शिक्षा में इसका क्या महत्व है? अगर इन चीजों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि बालक के विचारों के अकॉर्डिंग सिखाया जा रहा है। छात्रों को खोज आधारित अधिगम का अवसर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अमूर्त विचार आ गए, यहाँ पर तार्किक सोच को बल दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली डिस्कवरी लर्निंग को बालक सीखेगा कि बालक सोच समझ के, विचार करके, क्वेरी को अपनी शांत करके, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग टीचर क्या है, एक मार्गदर्शक आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो बालक है अपने तर्क के द्वारा, अपने सवालों के द्वारा, अपनी क्वेरी के द्वारा चीजों को समझेगा, उनका चिंतन करेगा, उन पर मनन करेगा, देन अपने व्यवहार में अप्लाई करेगा। सोचने और समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास करना। जीन प्याजे कहते हैं कि अगर इस थ्योरी के बेस के ऊपर लर्निंग करवाई जाती है तो बालक के अंदर सोचने और समस्या समाधान जिसको अपन बोलते हैं, उन चीजों का ब्रेन जो है बालक का डेवलप होगा। बालक सोच समझ के चीजों को हल करेगा और अच्छी उसके अंदर तार्किक क्षमता है जो विकसित हो पाएगी। सामाजिक अधिगम का आगे लर्निंग थ्योरी करते हैं जो है बंडूरा। बंडूरा ने भी सामाजिक अधिगम सिखाया, वो सोशल लर्निंग के बारे में बताते थे। एल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम। इन्होंने बोबोडोल पर प्रयोग किया था। बोबोडोल क्या होती है कि एक बड़ा सारा डोल है, उसको पुश करो तो वापस आपकी ओर वो आती है, उसके अंदर हवा पंप करके, और वो इस बेस के ऊपर इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि अधिगम केवल प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं होता बल्कि अनुकरण और पर्यवेक्षण द्वारा भी होता है। देखो इन्होंने क्या किया
कि एक मूवी दिखाई गई, 3 ग्रुप बना लिए गए बच्चों के और मूवी दिखाई गई। और पहली मूवी दिखाई गई जिसके अंदर क्या, अगर बच्चे किसी, अगर उस मूवी के अंदर क्या था कि अगर अग्रेशन कर रहे हैं बच्चे तो उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है, और चीजें इस तरह सीखी गई। दूसरा ग्रुप था, उसको सिखाया गया कि अगर बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा जा रहा, उल्टा उन्हें एप्रिशिएशन मिलता है। और तीसरे ग्रुप को दिखाया गया कि अगर बच्चे अग्रेशन में हो रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्ड, नो रिस्पॉन्ड, ना पनिशमेंट ना उनको पुरस्कार मिल रहा है, मतलब ना तो दंड मिल रहा है ना पुरस्कार मिल रहा है। ये 3 ग्रुप बनाए गए। अब ये कहते थे कि जिन बच्चों को दिखाया गया कि अगर गलत काम करें तो अग्रेशन दिखाएं तो पनिशमेंट मिलेगा, उन बच्चों ने पनिशमेंट देखा और उन बच्चों ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया और उन्होंने गलती नहीं की और गुस्सा नहीं दिखाया। दूसरा, उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने अग्रेशन किया था उन्हें पुरस्कार मिला, तो उन्होंने उस बोबो डॉल को खूब मारा पीटा और अग्रेशन दिखाया। तीसरे, उनमें से कुछ ने तो दिखाया लेकिन कुछ न्यूट्रल भी रहे। तो इस बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि चीजों को ऑब्जर्व करके सीखा जा सकता है, जैसा बालक चीज को देखता है बालक वैसा ही लर्निंग प्रोसेस करता है, बालक वही चीजें सीखता है। तो समाज में जिस प्रकार की प्रवृत्ति होगी बालक उसी प्रकार का बनेगा। तो उन्होंने बोबोडोल के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो 3 ग्रुप आपको बता दिए कि बोबोडोल के पिक्चर दिखाएगी और 3 ग्रुप बनाए गए, एक में अग्रेशन दिखाया गया, एक में अग्रेशन पर पनिशमेंट दिया, एक में अग्रेशन पर अच्छी पुरस्कार दिया और एक में न्यूट्रल रहे। तो वही सिद्धांत है अल्बर्ट बंडूरा का। इन्होंने कहा कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर उनके व्यवहारों की नकल करते हैं, बालक ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है, बालक अनुकरण करके सीखता है कि जैसा घर में होगा बालक वैसी ही प्रवृत्ति का होगा, जैसे उसके विद्यालय में होगा बालक वैसे ही प्रवृत्ति का होगा। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर छोटे बच्चे हैं वो घर आकर टीचर को कॉपी करते हैं, तो पता चल जाता है कि वो टीचर किस तरह, अगर बच्चा इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो इसका मतलब उसके टीचर भी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। बच्चा घर में आकर एक टीचर बन रहा है और काफी मैनरफुल है और काफी पीसफुली वो चीजों को डील कर रहा है, वैसे ही बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब उसके जो टीचर हैं वो भी उसी तरह के हैं। तो बालक ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण के माध्यम से। देखा होगा छोटे बच्चे हैं अपने बड़े भाई बहन की कभी चप्पल पहनकर जा रहे हैं, कभी दुपट्टे को लपेटकर साड़ी की तरह, कभी ऑफिस जिस तरह फादर जाते हैं तो उस तरह ऑफिस जा रहे हैं। तो बालक उन्हीं चीजों को अनुकरण के द्वारा सीखता है। जो बालक अपने आसपास देखेगा वैसा ही उसका लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा। तो यदि बच्चा देखता है कि कोई मित्र शिक्षक की प्रशंसा करता है वह भी वैसा ही व्यवहार करेगा। उसने देखा कि कोई उसका दोस्त है वो टीचर की प्रशंसा कर रहा है कि मेरे टीचर ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे करते हैं, तो बालक में भी वही गुण विद्यमान आएगा कि वो टीचर को अप्रिशिएट। उसने देखा कि टीचर को गालियां निकाली जा रही हैं, टीचर के साथ बदतमीजी की जा रही है, तब टीचर को, तब बालक भी वैसा ही करेगा। तो जैसा एनवायरनमेंट उसके आसपास रहेगा, जैसा वातावरण में वो बालक रहेगा, उसी तरह की चीजों का वो अनुकरण करेगा और वही चीजें उसकी लर्निंग में, उसके अधिगम, उसके अंदर आएंगी। शिक्षक और अभिभावक को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए अगर इस मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेथड है, अनुकरण करके बालक सीख रहा है। तो टीचर और पेरेंट्स अगर इस मेथड को अपनाया जाता है तो टीचर और पेरेंट्स दोनों की ड्यूटी है कि वो बालक के सामने एक आइडियल रूप में प्रस्तुत हो, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो, तभी बालक सीख पाएगा। अगर बालक के सामने टीचर और जो पेरेंट्स हैं वो एक आइडियल रूप में नहीं है, एक आदर्श रूप में नहीं है, तो बालक भी वही चीजें सीखेगा। अगर पेरेंट्स हैं, घर में रोज का लड़ाई झगड़ा होता है, घर में बदतमीजी से बात की जा रही है, तो बालक भी स्वतः ही वैसे ही करेगा। स्कूल में भी अगर माहौल इस तरह का है कि वहां पर पार्शलिटी होती है, बात बात पर गालियां निकाली जाती हैं, बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाए जाते, तो बालक, उम्मीद नहीं है कि वो बालक सीख पाएगा। और स्कूल के अंदर इतना अच्छा माहौल है कि बालक को मैनर्स सिखाए जा रहे हैं, टीचर आपस में काफी रिस्पेक्ट से बोलते हैं, आप करके बोला जाता है, तो बालक में भी स्वतः वो गुण आ जाएंगे। तो इस मेथड के द्वारा सकारात्मक वातावरण में अधिगम को बढ़ावा मिलता है और अनुकरण द्वारा भाषा अधिगम कौशल का विकास होता है। तो अभी तक हमने 5 थ्योरी पढ़ ली है। सबसे पहला हमने स्किनर को देखा, थॉर्नडाइक को देखा, पावलोव देख लिया। इन 3 को तो एक साथ अपन देख सकते हैं। एसआर, यहां पर क्या आ गया था, रेनफोर्समेंट साथ में आ गया था, और यहां पर कंडीशन साथ में आ गई थी। उसके बाद हमने जीन प्याजे को देखा। जीन प्याजे के अंदर हमने संज्ञान को देखा
और फिर हमने बंडूरा का अधिगम किया, सामाजिक अध्ययन, इसके अंदर हमने देखा अनुकरण को। ये थ्योरीज हमने देखी है। तो शॉर्ट में अगर आप इन चीजों को याद रख लेते हो तो ये थ्योरी आप भूलोगे नहीं, इजीली याद रह जाएंगी। इनके एग्जाम्पल भी थोड़ा सा देख लेना कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किए। जैसे बंडूरा थे बोबोडोल पर किए, जीन प्याजे ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, लेकिन 4 अवस्थाएं बता दी, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कनकट ऑपरेशनल स्टेज। पावलोव का ध्यान रखना, कुत्ते पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। थॉर्नडाइक का ध्यान रखना, और स्किनर का ध्यान रखना, चूहे और कबूतरों पर किए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया। अगर ये एक्सपेरिमेंट भी आपको याद रह जाते हैं तो आप इन लर्निंग थ्योरीज को इजीली अपने आप सीख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती तो शॉर्ट में इसको सीधा सीधा याद रख लेना। स्किनर रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है, थॉर्नडाइक है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से रिलेटेड करते हैं, पावलोव है कंडीशन से रिलेट करते हैं, जीन प्याजे है कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं, और बंडूरा का बात करें तो सोशल लर्निंग से वो रिलेट करते हैं। बंडूरा का याद रखो तो बोबोडोल को याद रख लेना, वो इजीली आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद 6th थ्योरी रहती है हमारी गेस्टोल्टवाद। गेस्टोल्टवाद की बात करें तो कहलर, कोफा, वर्दामियर, 3 नाम याद रखना। गेस्टोल्ट का मतलब होता है समग्र, समग्रवाद का अधिगम इसको बोलते हैं। पूर्णकार जिसको अपन बोल सकते हैं, पूर्णाकार। इंग्लिश में आप एक ही नाम याद रखना, गेस्टोल्टवाद। तो वो हिंदी में अलग अलग नाम आ जाते हैं, समग्रवाद, पूर्णाकार, ये आदि सभी आ जाते हैं। पूरा नाम वोल्फगैंग कहलर। कहलर इनके मेन प्रतिपादक का प्रयोग इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किए। सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था, चिंपैंजी का नाम भी याद रखना, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उसके ऊपर प्रयोग किए थे। टिपों को जोड़कर के लिए प्राप्त, इनको क्या था, चिंपैंजी जो सुल्तान था, चिंपैंजी क्या होता है, वन मानुष, मतलब आधा मनुष्य आधा बंदर, इस तरह एक कैटेगरी रहती है। चिंपैंजी जो था, काफी चिंपैंजियों पर किए थे, लेकिन सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी था उसके ऊपर इनके सफल प्रयोग हुए थे। इस थ्योरी को आगे डिटेल में अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।